हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। तो प्राचीन इतिहास के इस सीरीज में आज हम देखेंगे जो मौर्य काल के जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसके पार्ट 2 को। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा के मगध पे मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, और वहाँ से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो, जो कि उसके पार्ट 2 होगा। तो आज के वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का अगला राजा कौन हुआ था? तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा का लड़का था। चंद्रगुप्त मौर्य इसके पिता का नाम था और इसकी माता का नाम क्या था? तो दुर्धरा था। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये बिंदुसार होता है, और हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो उसका नाम था बिंबिसार। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन आती है बिंबिसार और बिंदुसार में, तो आप एक दो बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये है बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का और अशोक का पिता होता है, जबकि वो थे हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, जिनके लड़के का नाम था अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, बिंदुसार का शासनकाल क्या था? तो इसका सही आंसर होगा 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार का शासनकाल होता है मगध पे। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा चाणक्य, जबकि हमने पिछले वीडियो में भी देखा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके भी प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य थे। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के किस शासक को अमित्रघात नाम से भी जाना जाता है? तो जो इसका सही आंसर होगा बिंदुसार, इसको अमित्रघात नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक या फिर शत्रुओं का नाश करने वाला। इसके अलावा बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार या फिर मद्रसार, तथा जो जैन ग्रंथ है उसमें हमें सिंहसेन देखने को मिलता है कि इनको जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने किसको अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा, जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डायमेकस को, जबकि हमने पिछले वीडियो में देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हमने पढ़ा था कि जो सेल्यूकस निकेटर होता है वह मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजता है, जबकि यहाँ पर जो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम जो होते हैं वो डायमेकस को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजते हैं। अगला प्रश्न है, मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने किसको अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा? तो इसका सही आंसर होगा डायनोसिस। तो लगभग नाम सेम ही है, डायमेकस और डायनोसिस अगर आता है कि ये किसके दरबार में राजदूत बनकर आए थे, तो आपका आंसर होना चाहिए बिंदुसार, जबकि अगर मेगास्थनीज पूछा जाता है तो आप चंद्रगुप्त मौर्य को याद कीजिए। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल में जो दो विद्रोह तक्षशिला में हुए उसे दबाने के लिए किसको भेजा गया था? तो इसका सही आंसर होगा पहले सुसीम को भेजा गया और फिर बाद में अशोक को भेजा गया। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो इसका सही आंसर होगा आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, जबकि पिछले वीडियोज में हमने देखा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो इसका सही आंसर होगा जो अशोक सम्राट अशोक थे वो उज्जैन के गवर्नर थे। अगला प्रश्न है, अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 269 ईसा पूर्व में अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक हुआ था, और जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था, जबकि जो सिंहली अनुश्रुति है उसके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, अशोक की माता का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा सुभद्रांगी, जो कि अशोक की माता का नाम था। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की उस पत्नी का क्या नाम था जिसने उसको प्रभावित किया था? तो इसका सही आंसर होगा कारुवाकी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के किस शासक की उपाधि देवानाम प्रिय थी? तो इसका सही आंसर होगा सम्राट अशोक, और देवानाम प्रिय का मतलब होता है देव का प्यारा, जो देवताओं का प्रिय हो और देखने में भी सुंदर हो। अगला प्रश्न है, कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, और ये एक ऐतिहासिक युद्ध था। अगला प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो हम देखते हैं कि अशोक उसके बाद से बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। कलिंग जो कि वर्तमान के उड़ीसा में स्थित है, और कलिंग युद्ध में हुए भारी रक्तपात देखकर सम्राट अशोक ने
युद्ध की नीति सदा के लिए त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया तथा धम्म के प्रचार में अशोक लग गए। अगला प्रश्न है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा सम्राट अशोक ने किया था। और भारत में शिलालेख का जो प्रचलन था यह सम्राट अशोक ने किया था, और जो अशोक के बृहद शिलालेखों की जो संख्या थी वह 14 है। और अशोक के अभिलेख जो कि राज्यादेश के रूप में भी जारी किए गए, तो वह पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता को संबोधित किया। और अशोक के अभिलेख जो थे वह 3 वर्गों में विभाजित किए जाते हैं, एक शिलालेख, एक स्तंभ लेख और एक गुहा लेख। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो अगर भाषा पूछा जाए तो याद रखिएगा प्राकृत भाषा, जो कि अर्धमागधी भाषा भी इसको बोलते हैं। और लिपि अगर पूछा जाए तो ये ब्राह्मणी लिपि में है। अगला प्रश्न है, अशोक के कौन से 2 अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में न होकर खरोष्टी लिपि में है? तो जो इसका सही आंसर होगा शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में जो स्थित है, और मानसेहरा। तो जो ये 2 जो अभिलेख होते हैं शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, जो कि दोनों वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। तो जो ये 2 लिपि हैं ये ब्राह्मणी लिपि न होकर खरोष्टी लिपि में। और खरोष्टी लिपि क्या होती है? तो खरोष्टी लिपि में दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, किस स्थान से अशोक के शिलालेखों के लिए पत्थर लाया जाता था? तो इसका सही आंसर होगा चुनार, जो कि वर्तमान के मिर्जापुर जिले उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहां से अशोक के शिलालेखों के लिए पत्थर लाया जाता था। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने पशु बलि की निंदा की और यह घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है? ये अशोक का पहला ही अभिलेख था। इसी में अशोक ने पशु बलि की निंदा की और यह घोषणा की कि जो जितने भी मनुष्य हैं वह मेरी संतान की तरह है। अगला प्रश्न है, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बसाया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा भाबरू स्तंभ, जो कि बैराट राजस्थान में स्थित है। इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बसाया है। अगला प्रश्न है, किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर होगा मास्की, जो कि रायचूर कर्नाटक में स्थित है। तो इसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो यह अशोक का जो 13वां शिलालेख था, इसमें कलिंग विजय का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने बेटे महेंद्र तथा बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। और हमें देखते हैं कि अशोक कलिंग विजय के बाद से बौद्ध धर्म को अपनाता है और धम्म के प्रचार के लिए अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजता है तथा अन्य लोगों को भी विभिन्न प्रदेशों में भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम किसने तथा कब की थी? तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा पादरेटी फैनथैलर ने 1750 में अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम खोज की थी। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने तथा कब पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। अगला प्रश्न है, कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो जो इसका सही आंसर होगा सम्राट अशोक ने की थी। और इसकी जानकारी हमें कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी से मिलती है, जो कि कश्मीर के इतिहास के बारे में एक महत्वपूर्ण बुक है। उसी से हमें यह देखने को मिलता है कि जो कश्मीर का जो श्रीनगर होता है वह सम्राट अशोक के द्वारा ही बसाया गया होता है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई? तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद से हम देखते हैं कि कोई भी मौर्य शासक योग्य नहीं होता है, और जितने भी हुए वे सब निर्बल और अदूरदर्शी थे, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन होता चला जाता है अशोक की मृत्यु के बाद से। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो जो मुद्रा थी उसको पर्ण कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो जो सड़क निर्माण के अधिकारी थे उन्हें एग्रोनोमाई कहा जाता था मौर्य काल में। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा गूढ़ पुरुष कहा जाता था, जितने भी गुप्तचर होते थे। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो जो ये राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होती थी उसको सीता कहा जाता था। और मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम जो प्रश्न है वो है
इस वीडियो का मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो इसका सही आंसर होगा बृहद्रथ था, जो कि 185 ईसा पूर्व में इसके जो सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी और इस तरह से मौर्य वंश का पतन हो जाता है। और इसके बाद से हम देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने मगध पे शुंग वंश की स्थापना करता है, जो कि हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से ये पार्ट 1 जो कि पिछला वीडियो था मौर्य साम्राज्य का, और पार्ट 2, तो दोनों मिलाकर हमने 60 प्रश्न डिस्कस किए जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए और प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, और वो भी प्रश्न हैं जो आने वाले एग्जाम में जिस प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जितने भी आने वाले वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो इस तरह से पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।